हेलो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम साइंस क्लास 10th के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं जो आपके यूपी बोर्ड एग्जाम्स में आ सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम 50 क्वेश्चंस करेंगे और मैं आपको बता दूं ये क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए इस वीडियो को आप पूरा ज़रूर देखें और इन सभी क्वेश्चंस को आप याद ज़रूर कर लें। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, वृक्क के अतिरिक्त दो सहायक उत्सर्जी अंगों के नाम बताइए। तो आप देखेंगे यहाँ पर वृक्क का मतलब क्या होता है, किडनी, और जो हमारा एक एक्सक्रीटरी ऑर्गन है मतलब उत्सर्जी अंग है। इसके अलावा हमारे पास और कौन सा उत्सर्जी अंग होते हैं, तो एक होता है हमारा त्वचा और एक होता है हमारा यकृत यानी कि लीवर। देखो यहाँ पर उत्सर्जी अंग का मतलब क्या होता है, जो हमारे शरीर में से वेस्ट मटेरियल्स को बाहर निकालते हैं, है ना। अब जैसे हमारी त्वचा है, त्वचा में से भी तो वेस्ट मटेरियल जैसे हमारा पसीना होता है वो बाहर निकलता है ना। तो इसलिए इसको भी हम क्या बोल देंगे, एक उत्सर्जी अंग कह देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपघटक क्या है। अपघटक यानी कि हमारे डिकम्पोजर। तो वे सूक्ष्म जीव जो मृत जीवों के जीव द्रव्य को अपघटित कर अपना भोजन प्राप्त करते हैं वे अपघटक कहलाते हैं। ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है, जैसे बैक्टीरिया, कवक आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, मूत्र निर्माण की प्रक्रियाओं के केवल नाम लिखिए। जो हमारा यूरिन फॉर्मेशन होता है तो उसमें क्या क्या प्रोसेस होते हैं उनके नाम यहाँ पर लिखने हैं। देखो ये सभी जो क्वेश्चंस हैं ये आपके 1 या 2 नंबर में आ सकते हैं। तो पहला आ जाएगा फिल्ट्रेशन यानी कि छनन। दूसरा आ जाएगा हमारा सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन यानी कि वर्णात्मक पुनः अवशोषण। और तीसरा आ जाएगा हमारा ट्यूबुलर सिक्रेशन यानी कि नलिकीय स्त्रावण। फोर्थ क्वेश्चन है, पादप में प्रकाश संश्लेषण में विलेय पदार्थों। देखो विलेय पदार्थों का मतलब क्या होता है, फूड, भोजन। तो भोजन को स्थानांतरण कौन करता है, फ्लोएम। हमें पता है फ्लोएम जो होता है फूड का ट्रांसपोर्ट करता है, और जो जाइलम होता है वो किसका करता है, वाटर और मिनरल्स का। स्टूडेंट्स मैं आपको बता दूं ये क्वेश्चंस आप जरूर अच्छे से सभी के सभी याद कर लें, क्योंकि इसमें से कुछ क्वेश्चंस आपके बोर्ड के एग्जाम्स में आ सकते हैं या इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपके बोर्ड के एग्जाम में देखे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोषण के आधार पर जीवों को कितने समूह में बांटा गया है। तो ध्यान रखेंगे पोषण जो होता है, न्यूट्रिशन होता है, वो 2 तरह का होता है। एक होता है स्वपोषी पोषण यानी कि जो अपना खाना खुद बना सकते हैं जैसे ग्रीन प्लांट्स, और दूसरा होता है विषम पोषी पोषण यानी कि हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, जो अपना खाना खुद नहीं बनाते, दूसरों के ऊपर डिपेंड रहते हैं अपने खाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 6 है, पादपों में जल और खनिज का स्थानांतरण करने वाले ऊतक का नाम बताइए। अभी भी मैंने बताया वाटर और मिनरल्स को कौन स्थानांतरित, कौन ट्रांसपोर्ट करता है, जाइलम, और फूड को कौन करता है, फ्लोएम। ये याद रखेंगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारी पेशी कोशिका में अवायवीय श्वसन के उत्पादों के नाम बताइए। तो देखिए स्टूडेंट्स, आपको पता होगा कि हमारे अंदर अनएरोबिक रेस्पिरेशन मतलब अवायवीय श्वसन होता है, और जब भी अवायवीय श्वसन हमारा मस्कुलर एक्सरसाइज के समय होता है या हम बहुत ज़्यादा रनिंग या वॉकिंग अगर कर रहे हो, तो उस समय हमारे मसल्स में लैक्टिक अम्ल बनता है, जिसकी वजह से हमारे मसल्स में जकड़न भी आ जाती है, जिसको हम क्रैम्प्स कहते हैं। तो इसके 2 उत्पाद बनेंगे, एक लैक्टिक अम्ल और एक क्या बनेगा, हमारा एनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक परजीवी पुष्पी पादप का नाम बताइए। एक आपको पैरासिटिक प्लांट आपको बताना है, याद रखेंगे सीधा, अमरबेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी शिरा में शुद्ध रक्त पाया जाता है। तो देखो 6 चैप्टर का ये क्वेश्चन है। आपको पता होगा कि शिरा में तो हमेशा अशुद्ध रक्त पाया जाता है, CO2 वाला, लेकिन ये कह रहा है कौन सी शिरा में शुद्ध रक्त पाया जाता है। तो आप याद करें जब आपने ह्यूमन हार्ट का एक डायग्राम किया था, तो उसमें हमने ये देखा था कि अगर हम ह्यूमन हार्ट का एक डायग्राम बनाएं, एक सिंपल सा अगर हम एक डायग्राम बनाते हैं, तो जैसा आप यहाँ देख सकते हैं एक हमने बेसिक डायग्राम बनाया हुआ है हार्ट का। तो उसमें ये हमको देखने के लिए मिलते हैं, यहाँ पर हमारे लंग्स होते हैं। तो यहाँ से ब्लड हमारा इधर आता है ना। और ये जो ब्लड आता है आपको पता है O2 वाला ब्लड होता है, प्योर ब्लड होता है। और इस ट्यूब को, इस नलिका को हम क्या बोलते हैं, फुफ्फुस शिरा या पल्मोनरी शिरा कहते हैं। और इसमें कौन सा ब्लड फ्लो होता है, हमारा ऑक्सीजन युक्त। क्वेश्चन नंबर 10 अब हम देखेंगे, हृदय के किस भाग में शुद्ध रक्त और अशुद्ध रक्त प्रवेश करता है। ये भी बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, इसके लिए आपको ह्यूमन हार्ट, मानव हृदय जो है उसको आप अच्छे से जरूर पढ़ लें और याद कर लें। तो याद रखेंगे बाएं अलिंद में हमेशा शुद्ध रक्त जाता है और दाहिने अलिंद में हमेशा अशुद्ध रक्त जाता है, ठीक है। हृदय के किस भाग से शुद्ध रक्त और अशुद्ध रक्त बाहर निकलता है, ये बिल्कुल उसका उल्टा हो जाएगा, नीले में से बाहर निकलेगा, बाएं और दाएं में से। जब आप ह्यूमन हार्ट पूरा अच्छे से कर लेंगे, देखो मैं आपको एक बात बता दूं, ये वाला क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, आप इसको अच्छे से पढ़ लें, और इसका जो डायग्राम है मानव हृदय का वो भी आप जरूर अच्छे से तैयार कर लें, चांसेस हैं कि वो भी आ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12th, ताप नियमन, ग्लूकोज मात्रा का नियमन, सोडियम पोटेशियम का नियमन एवं जल की मात्रा का नियमन किस क्रिया द्वारा संपन्न होता है। तो याद रखेंगे ये परासरण द्वारा होता है, हमारे शरीर में जो परासरण जो होता है उसके द्वारा ये सारा प्रोसेस होता है, ऑस्मोसिस के द्वारा।
एंजाइम पेप्सिन तथा लाइपेज किस माध्यम में सक्रिय रूप से क्रिया करते हैं? आपको पता होगा पेप्सिन एंजाइम हमारा किस में मिलता है? हमारे जो अमाशय होता है, अमाशय में जो जठर रस होता है, जठर रस में आपको पता है पेप्सिन एंजाइम होता है, और जिसको क्या माध्यम चाहिए होता है? हमारा अम्लीय माध्यम चाहिए होता है ना। HCl की प्रेजेंस में क्या करता है? वो हमारा फूड का डाइजेशन करता है, प्रोटीन को पेप्टोन में कन्वर्ट कर देता है। नेक्स्ट आएगा क्वेश्चन, खाद्य श्रृंखला किसे कहते हैं या आहार श्रृंखला किसे कहते हैं? एक सरल आहार श्रृंखला का उदाहरण दीजिए। तो खाद्य श्रृंखला जीवों की वह क्रमबद्ध श्रृंखला होती है जो भोजन के आधार पर एक दूसरे से संबंधित रहती है, खाद्य श्रृंखला कहलाती है। एक सरल खाद्य श्रृंखला नीचे दिखाई गई है, आपको दिखा रखा है। एक भाई, घास को कौन खाता है? हिरन, और हिरन को कौन खाता है? शेर। यहाँ पर आप ऐसे एरो बना देंगे, यहाँ पर आ जाएगा हमारा क्या? घास आ जाएगी, यहाँ पर आ जाएगा हिरन, और उसको कौन खाएगा? हमारा शेर। इस तरीके से आप एक खाद्य श्रृंखला यहाँ पर बना सकते हैं। ऊर्जा के संदर्भ में कौन सी आहार श्रृंखला लाभप्रद है? तो ऊर्जा के संबंध में, ऊर्जा के संदर्भ में कम से कम स्तर वाली आहार श्रृंखला अधिक लाभप्रद है, जैसे पौधे और मनुष्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पारिस्थितिक पिरामिड किसे कहते हैं? इकोसिस्टम पिरामिड क्या होता है? तो देखेंगे, आहार श्रृंखला की ऊर्जा गतिकी को समझाने हेतु ऊर्जा स्थानांतरण का पिरामिड के रूप में ग्राफीय निरूपण किया जाता है, इसे ही पारिस्थितिक पिरामिड कहते हैं। आपने पढ़ा होगा, एक पिरामिड हम यहाँ पर बनाते हैं, नीचे इसमें कौन आ जाते हैं? सारे उत्पादक आ जाते हैं, फिर यहाँ पर हमारे प्राइमरी उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता, तृतीयक उपभोक्ता। तो ये जो पिरामिड बनता है इसको हम पारिस्थितिक पिरामिड कहते हैं। ऊर्जा प्रवाह से क्या तात्पर्य है? तो देखेंगे आप, ऊर्जा प्रवाह, जब हमने आहार श्रृंखला पढ़ी थी, आहार श्रृंखला में हमने पढ़ा था कि भाई एक कोई भी जीव है, उससे ऊर्जा दूसरे में ट्रांसफ़र होती है, और इसको अगर कोई खाएगा तो उससे ऊर्जा और दूसरे में ट्रांसफ़र हो जाएगी। और ये जो ऊर्जा का ट्रांसफ़र जो हो रहा है, ये एक ही डायरेक्शन में होता है। और आपको पता होगा 10% का नियम, 10% का नियम भी आपने पढ़ा था कि एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर में जाने पर ऊर्जा केवल कितनी ट्रांसफ़र होती है? 10%। ठीक है ना, तो ये आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18वां, पारिस्थितिक तंत्र के जैव घटकों को सूचीबद्ध कीजिए। यहाँ पर आपको 3 दिए हुए, आप पढ़ लेंगे। मैं थोड़ा, क्योंकि हमें 50 क्वेश्चंस यहाँ पर करने हैं, तो जो इजी क्वेश्चंस हैं मैं उनको रीड आउट नहीं कर रहा हूँ, आप उनको लेकिन ज़रूर पढ़ लेंगे, समझ लेंगे और याद भी कर लेंगे। मैं चाहता हूँ वीडियो ज़्यादा लंबी ना बने, छोटी से छोटी वीडियो में आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस देख लें। उपभोक्ता से क्या अर्थ है, ये आप याद कर लेंगे। उत्पादक क्या होते हैं? खाद्य जाल। देखो, आहार श्रृंखला और आहार जाल से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है, इसमें आपसे अंतर भी पूछे जा सकते हैं, तो जरूर इसको कर लें। नाइट्रोजन फिक्सेशन, मतलब नाइट्रोजन स्थिरीकरण का क्या अर्थ है? तो देखो, वायुमंडल का जो स्वतंत्र नाइट्रोजन N2 जो होता है, उसको नाइट्रोजन के सरल घुलनशील लवणों में बदलने की प्रक्रिया को नाइट्रोजन स्थिरीकरण कहते हैं। ठीक है, कोई 4 इकोसिस्टम आपने बताने हैं, तो देखो, तालाब, झील, प्राकृतिक जंगल और खेत। एक बड़ा आसान सा ये क्वेश्चन है कि भाई दर्पण की फोकस दूरी आपको दी हुई है 10, वक्रता त्रिज्या आपको बतानी है। तो देखो, आपने एक फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, F इक्वल टू क्या होता है? R/2। एफ आपको अगर 10 दिया हुआ है तो यहाँ पर आप 10 लिख देंगे, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो आर कितना आ जाएगा? हमारा 20 आ जाएगा। आसान सा क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन इसका उल्टा है, अब की बार आपको वक्रता त्रिज्या दे दी है और फोकस दूरी बताना है, तो फॉर्मूला वही हम लगाएंगे, तो कितना आ जाएगा? ये 10 आ जाएगा। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हम वाहनों में उत्तल दर्पण को पश्च दृश्य दर्पण के रूप में वरीयता क्यों देते हैं? आपने देखा होगा जितने भी व्हीकल्स, वाहन होते हैं, उसमें एक साइड मिरर लगा होता है जो पीछे वाली चीज़ों को देखने के काम आता है, तो वो उत्तल दर्पण होता है। उसे ही क्यों लगाते हैं, देखेंगे। सामान्यतः वाहनों के पश्च दृश्य दर्पण के रूप में उत्तल दर्पण का उपयोग करते हैं। इनमें ड्राइवर अपने पीछे के वाहनों को देख सकते हैं, जिससे वे सुरक्षित रूप से वाहन चला सके। उत्तल दर्पण को इसलिए भी प्राथमिकता देते हैं क्योंकि ये सदैव सीधा प्रतिबिंब बनाते हैं, लेकिन वह छोटा होता है। तो मेन रीज़न याद रखेंगे, ये एक इसमें छोटा प्रतिबिंब बनता है और सीधा यानी कि आभासी होता है। छोटे होने की वजह से इनका दृष्टि क्षेत्र भी अधिक हो जाता है क्योंकि ये बाहर की ओर वक्रित होते हैं। समतल दर्पण की तुलना में उत्तल दर्पण को ड्राइवर अपने पीछे के बहुत बड़े क्षेत्र को देखने में समर्थ बनाते हैं, इस कारण से वे बेहतर होते हैं, यानी कि हमें बहुत बड़ा एरिया पीछे के देखने के लिए मिल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, अवतल, उत्तल और समतल दर्पण के दो उपयोग लिखें। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वीडियो को पॉज करके आप ये दोनों तीनों इसके पढ़ लें जरूर, डायरेक्ट क्वेश्चन है, आ सकता है। दृष्टि दोष, तो देखो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि दृष्टि दोष क्या होता है, कितने प्रकार का होता है। आप ये तीनों जो दृष्टि दोष है, निकट दृष्टि दोष, दीर्घ दृष्टि दोष और अबिंदुकता, इनको आप अच्छे से जरूर पढ़ लें। एक जरा दूरदर्शिता भी है, उसे आप जरूर अच्छे से पढ़ लें, को चांसेस हैं कि इसमें से क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है।
नेक्स्ट एक है रेलवे के सिग्नल का प्रकाश लाल रंग का ही क्यों होता है, या जितने भी डेंजर सिग्नल्स होते हैं वो हमेशा लाल रंग के ही क्यों होते हैं। तो देखो सीधा सा आंसर है, लाल रंग जो होता है उसकी तरंग दैर्घ्य जो होती है सबसे ज़्यादा होती है, या ये कह लो कि उसका जो आवृत्ति होती है वो सबसे कम होती है, जिस कारण इसका प्रकीर्णन कम होता है। मेन बात याद रखेंगे, इसका प्रकीर्णन कम होता है, जिसकी वजह से ये लाइट फैलती नहीं है, फैलेगी नहीं तो दूर तक जा सकती है, यानी कि हमें दूर से खतरा पता चल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है तारे क्यों टिमटिमाते हैं, ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप पढ़ लें जरूर और इसको याद भी कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश नीले की अपेक्षा काला क्यों प्रतीत होता है, तो ये आप याद रखेंगे जरूर। प्रतिरोध क्या है, यानी रेजिस्टेंस क्या होता है, छोटी सी डेफिनेशन है कि भाई जो विद्युत धारा होती है उसमें अगर प्रवाह में रुकावट आ जाती है तो उसे प्रतिरोध कहते हैं, इसका ऐसा ही मात्रक क्या होता है हमारा, ओम। एक देखो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आ सकता है ये क्वेश्चन कि 1 किलोवाट आवर जो होता है उसमें कितने जूल होते हैं। तो सीधा सा क्वेश्चन है, 1 किलोवाट घंटा का मतलब क्या होता है, 1 × 1000 × 3600 सेकंड, ठीक है ना। किलोवाट का मतलब 1000 वाट होता है और 1 घंटे में 3600 सेकंड होते हैं। इसे सॉल्व कर देंगे, गुणा कर देंगे अच्छे से, तो ये आंसर हमारा आ जाएगा 3.6 × 10⁶ जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा विद्युत विभव यानी कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से आप क्या समझते हैं। देखो ये डेफिनेशन के आने के चांसेस कम है, तो एक बार पढ़ लेंगे बस इसको, कोई ज़्यादा खास इंपॉर्टेंट ये नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है श्रेणी क्रम में संयोजित करने के स्थान पर विद्युत युक्तियों को समांतर क्रम में संयोजित करने के क्या लाभ है। मतलब हमारे घरों में जितने भी अप्लाइंसेस लगे हुए होते हैं, है ना, उनको आप देखोगे हमेशा समांतर क्रम में लगे होते हैं, सीरीज में नहीं लगे होते। तो क्वेश्चन आता है क्यों। तो 3 बड़े रीजंस होते हैं इसके। एक तो आप इसमें हर एक को अलग अलग क्या कर सकते हो, स्विच दे सकते हो। अगर एक खराब अगर हो जाए इंस्ट्रूमेंट तो दूसरे वाले पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और तीसरा, इसमें समांतर होने से सबके बीच में जो विभवांतर होता है वो भी क्या रहता है हमारा, एक समान रहता है। तो 3 बड़े रीजंस आप याद रखेंगे। विद्युत धारा क्या होता है, यानी करंट की डेफिनेशन है, फॉर्मूला है इसका, एक अदिश राशि है, ऐसा ही मात्रक एम्पियर है, ये आप याद कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है लघुपतन क्या होता है, यानी कि शॉर्ट सर्किटिंग क्या होता है, ठीक है। तो आप याद रखेंगे ओवरलोडिंग और शॉर्ट सर्किटिंग दोनों को अच्छे से आपको पता होना चाहिए कि जब धारा कम प्रतिरोध से होकर प्रवाहित होती है तो उसे लघुपतन कहते हैं, ठीक है ना। इसमें अचानक विद्युत धारा बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी और जब विद्युन्मय तार उदासीन तार के संपर्क में आ जाती है तो प्रतिरोध के शून्य होने के कारण ऐसा हो जाता है, ठीक है ना। यानी लाल वाली तार जब काली वाली तार के कांटेक्ट में आ जाएगी तो आग लग सकती है, चिंगारी हो सकती है, इसी को हम क्या कहते हैं, शॉर्ट सर्किटिंग कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम क्या है। तो देखो ये तो बिल्कुल रटने वाला है, डेफिनेशन आप इसकी याद कर लें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। फ्लेमिंग का दाएं हाथ का नियम क्या बताता है। डायग्राम ये बनाने की जरूरत नहीं है, डेफिनेशन अगर याद कर लेंगे तो काफ़ी रहेगा आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है नाभिकीय ऊर्जा किसे कहते हैं, इसका क्या महत्व है और नाभिकीय विखंडन क्या है। तो ये देखो हमारा 14th चैप्टर का क्वेश्चन है, इसके चांसेस 50-50 है, आ भी सकता है और नहीं भी। एक बार बस इसको पढ़ लेंगे तो कोई इतनी दिक्कत वाली बात नहीं होगी। इसके अलावा ऊर्जा के आदर्श स्रोत में क्या गुण होते हैं और अच्छे ईंधन की क्या विशेषताएं होती हैं। बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। कोई भी जो आदर्श स्रोत होता है उसमें भाई ऊर्जा अच्छे से प्रदान करनी चाहिए, सरलता से प्रयोग करने की सुविधा से उत्पन्न होनी चाहिए, समान दर से ऊर्जा की उत्पत्ति होनी चाहिए, भंडारण अच्छा होना चाहिए और परिवहन की योग्यता से युक्त होनी चाहिए। मतलब हम कोई भी अगर ईंधन इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसके लिए क्या क्या विशेषताएं होनी चाहिए ये आपको बताना है। संयुक्त अभिक्रिया या संयोजन अभिक्रिया की डेफिनेशन आपने देनी है। तो भाई जब दो या दो से ज़्यादा अभिकारक मिलकर एक सिंगल उत्पाद बनाते हैं तो इसको हम क्या बोलते हैं, संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। रिएक्शन बड़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्लास्टर ऑफ पेरिस की जल के साथ अभिक्रिया लिखेंगे। तो देखो इसका एक क्वेश्चन आपका ये बन जाता है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम और सूत्र लिखें, ठीक है, या ये आ जाएगा कि जल के साथ अभिक्रिया लिखें। तो इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, ये देख लेंगे। इसका फॉर्मूला जो होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस का क्या होता है हमारा, CaSO4.12H2O, ठीक है ना, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिएक्शंस को बैलेंस करना है, यह तो आपको अच्छे से आता ही होगा, इसको संतुलित आप कर सकते हैं आराम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेंडलीफ की आवर्त सारणी की विसंगतियाँ या कमियों को आपने लिखना है। तो देखेंगे हाइड्रोजन का स्थान इसमें निश्चित नहीं था, समस्थानिकों को जगह नहीं दी गई थी और कई जगहों पर इसने कम परमाणु भार वाले तत्व के स्थान पर अधिक परमाणु भार वाले तत्वों को रखा गया था, ठीक है ना।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य का प्रकाश किस प्रकार के पोषण के लिए आवश्यक है? तो सीधी सी बात है, सूर्य का प्रकाश है तो कौन सा पोषण होगा? स्वपोषी पोषण होगा, है ना। प्रकाश संश्लेषण से हरे पौधे अपना खाना बना लेते हैं, इसी को हम स्वपोषी पोषण कहते हैं। तो सूर्य का प्रकाश इसमें महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। पादप हार्मोन क्या है? तो देखो, प्लांट में जितने भी हॉर्मोन्स होते हैं जो उसकी ग्रोथ या और बाकी काम में हेल्प करते हैं, और हम क्या कहते हैं? पादप हार्मोन या प्लांट हार्मोन्स कहते हैं, ठीक है। विभिन्न प्रकार के रासायनिक पदार्थ जो पौधों में वृद्धि और विभेदन संबंधी क्रियाओं पर नियंत्रण करते हैं, उन्हें पादप हार्मोन कहते हैं। एग्जाम्पल याद रख लेंगे और इनके काम भी आप याद रख लें जरूर, जैसे ऑक्सिन, इथाइलिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन और एब्सिसिक एसिड। ठीक। अगला आ जाएगा, ये बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, चांसेस हैं भी इसके और नहीं भी। एक कोशिकीय तथा बहुकोशिकीय जीवों की जनन पद्धति में क्या अंतर है? ठीक है ना। तो एक कोशिकीय जीव किस तरह का जनन करते हैं और बहुकोशिकीय जीव किस तरह का करते हैं, थोड़ा सा आप इसको बनाकर लिख सकते हैं। डीएनए की प्रतिकृति बनाना जनन के लिए आवश्यक क्यों है? तो देखो, डीएनए की प्रतिकृति मतलब एक कॉपी और बन जाती है, उसी के कारण जो उसके गुण है वो दूसरी कोशिकाओं में जा पाते हैं, दूसरी जो जनरेशन है उसमें वो जा पाते हैं। अगर ये नहीं होगा तो दूसरी जनरेशन में ये गुण नहीं जा पाएंगे। अगला लास्ट क्वेश्चन है आज का हमारा, पोषी स्तर क्या होता है? ट्रॉफिक लेवल क्या होता है? आहार श्रृंखला द्वारा बताएं। तो देखो, कुछ नहीं है, आहार श्रृंखला का प्रत्येक चरण जो होता है वो पोषी स्तर कहलाता है। जैसे शैवाल, जलीय कीट, इसको कौन खाता है? छोटी मछली। इसको कौन खाता है? बड़ी मछली। तो ये सारे के सारे क्या हमारे पोषी स्तर है। ऐसे एक स्थलीय आहार श्रृंखला दी हुई है, घास, हिरण, बाघ, तो ये सारे क्या है? पोषी स्तर है। तो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हमने लगभग 50 क्वेश्चंस किए हैं और उम्मीद है आपको ये अच्छे से समझ में आ गए होंगे। मैं आपको ये ज़रूर बता दूं, ये क्वेश्चंस आप अच्छे से याद कर लें। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक ज़रूर करके शेयर आप अपने फ्रेंड्स के साथ करें, ताकि और भी बच्चों को बेनिफिट मिल सके। थैंक यू सो मच।